हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो है वो हमारी यूनिट है, ठीक है। और इस सर्कुलर मोशन के अंदर अपने को कुछ दो टॉपिक पढ़ने होते हैं। मतलब मेन तौर पे सर्कुलर मोशन यूनिट के अंदर दो टॉपिक कह लें या दो चैप्टर कह लें अपने को पढ़ने होते हैं, जिसमें से पहला तो है इसका काइनेमेटिक्स। अब अगेन काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर विदाउट फोर्स पढ़ना है। पहले हमें फोर्सेस के बारे में डिस्कस नहीं करना सर्कुलर मोशन को, और देन हम इसका डायनेमिक्स पढ़ेंगे जब हम इसका फोर्स डिस्कस करने। तो कुल मिला के अपने को ये दो टॉपिक यहाँ पर कवर करने हैं, ठीक है। तो ये दो टॉपिक अपने को कवर करने हैं। नाउ ये एक ऐसा यूनिट है कि अगर हमने इसको ढंग से क्लियर नहीं करा तो ये अपने को सर्कुलर मोशन जो है वो रोटेशनल में बड़ी दिक्कत देते हैं। मतलब रोटेशनल में इसके जो कंसेप्ट हैं वो अपने इतने क्लियर नहीं हो पाते, तो रोटेशनल में बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। मैंने ये देखा है कि लगभग आप ये मान के चलो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैसे ना कैसे करके निपटा लेते हैं, बट जब टॉर्क आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आता है, या हिंज फोर्सेज आते हैं, देन अपने को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है अगर अपने को काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन अच्छे से नहीं आता। और कहीं ना कहीं बच्चों का डर भी है इस टॉपिक के अंदर, मैंने देखा है। पर आज इस वीडियो में, आज इस लेक्चर में हम लोग कम्प्लीटली इस डर को ख़त्म कर देंगे। बट इससे पहले बस मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप लोगों को पहले काइनेमेटिक्स जो सिंपल मोशन इन 1D है अगर वो नहीं आता है तो प्लीज़ पहले उस चैप्टर को पहले पढ़ लीजिए, देन ही इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेगा। नहीं तो इस चैप्टर में मतलब और उलझ जाओगे। अगर पहले भी कम आता है, अब भी कम आता है, तो और उलझ जाओगे। तो लगभग अपने को क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो इस चैप्टर के लिए अपने को कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट मोशन इन 1D की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है एंड एक्सेलरेशन क्या है। तभी हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लगभग हमें काइनेमेटिक्स सर्कुलर मोशन में 3 टॉपिक कवर करने होंगे, जिसमें पहला नाम होगा डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होगा वेलोसिटी और चौथा होगा तीसरा होगा एक्सेलरेशन का। साथ ही साथ हम लोग टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, और क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद कि वो एक्सेलरेटेड होता है या नहीं होता, रिटार्डिंग सर्कुलर मोशन क्या है। सो ये सब अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चैप्टर में, तो फर्स्ट टॉपिक्स जो है अपना, वो फर्स्ट टॉपिक क्या है कि अपने को सबसे पहले समझना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अपने को समझना है यहाँ पे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, और इस सर्कल का सेंटर में इधर मानता हूँ, और सोचो कि ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। अब सोचो कि एक बॉडी है जो कि बी से ए की तरफ जा रही है इस पाथ पे चलते चलते, और एक दूसरी बॉडी जो है वो इस सेंटर पर खड़ी है और वो इसको देख रही है। मतलब वो बी को देख रही है और ए पॉइंट को देख रही है, और वो ये नोटिस कर रही है कि ये वाली जो बॉडी है मेरी, ये बी से ए पहुंच गई। तो सोचो, अगर मैं इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा हूँ तो मुझे क्या लगेगा कि मैं तो सीधा आगे बढ़ता जा रहा हूँ अलोंग दिस सर्कुलर पाथ। बट अगर वहीं पर ये ओ जो ऑब्जर्वर है, इसको क्या महसूस होगा, इसको ये महसूस होगा कि ये बॉडी तो ऐसे करके क्या हो गई, घूम गई। तो मतलब दो तरीके की ऑब्जर्वेशन अपने को यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब कैसे कि अगर मैं सर्कुलर पाथ पर हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा हूँ, मतलब मैं कहीं नहीं मुड़ रहा। अपने को कई बार ये फील भी होता है, अगर हम किसी सर्कुलर ग्राउंड में एक राउंड लगाते हैं तो अपने को ऐसा नहीं लगेगा कि हम मुड़ रहे हैं बार बार। अगर बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि हम तो सीधे चल रहे हैं। बट अगर कोई इस चीज़ को सेंटर से खड़ा होकर देखेगा तो उसको क्या लगेगा, तो उसको ये लगेगा सेंटर से खड़ा होकर देखने पे कि ये चीज़ तो रोटेट कर रही है, ये चीज़ तो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, वो ऐसे करके घूम रही है। तो
ओ वाले के हिसाब से तो क्या हुआ, उसने एक एंगल कवर करा और इस एंगल को मैं कह देता हूँ थीटा एंगल कवर करा है, पर यहाँ पे तो चला है वो। अच्छा, इस रेडियस को मैं एक बार आर बोल देता हूँ, इस रेडियस को मैं एक बार आर बोल देता हूँ, और मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पर तो बॉडी क्या करिए, मूव करिए, एस डिस्प्लेसमेंट चलिए। इसको मैं, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं कितना मान लेता हूँ, एस मान लेता हूँ। तो अगर मैं कुल मिला के इस डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो मेरे को कुछ ऐसा डायग्राम शो हो रहा है। ये अगर मैं इस डायग्राम को शो करूँ तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेरा सेंटर था ओ, ठीक है, और लगभग ये मेरे पास क्या था, ये बी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये तो हो गई मेरी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये मैंने एंगल कवर करा थीटा, और ये मेरा है आर। अब इसी के बारे में अपने को जानना है कि एस क्या है, थीटा क्या है और आर क्या है। तो देखो, अब नॉर्मली यहाँ पर एस को बोला जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है अपना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंड इस थीटा को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इस आर को बोला जाता है रेडियल वेक्टर। सो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे कवर करी कि एस का मतलब होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आर का मतलब होता है रेडियल वेक्टर। अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन, इन तीनों की डायरेक्शन, तीनों ही वेक्टर हैं, ये सब अपने को निकालना है, देखना है कैसे है। अब देखो, पहली बात तो मैं बता दूँ फर्स्ट कि ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही वेक्टर हैं, चाहे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चाहे रेडियल वेक्टर, तीनों ही क्या है, एक एंगल है। अब कैसे इसको हम कवर करेंगे, देखो टॉपिक को देखो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, सबसे पहला कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो अभी मैंने क्या बताया कि एक ऑब्जर्वर है जो उस बॉडी के पीछे पीछे चले, मतलब मान लो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ चले, तो उसको क्या महसूस होगा, अगर वो ऐसे करके चलेगा उसको क्या महसूस होगा, मैं सीधा सीधा चल रहा हूँ, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसको क्या बोला जाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करते हैं, एस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये एस हो गया, ये नॉर्मली वही है जो तुमने काइनेमेटिक्स पर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, बस उसका अब नाम ऐड करके हम लोगों ने क्या रख दिया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट रख दिया। तो लगभग अब देखते हैं कि ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्या होती है, सिंपल मीटर होती है। एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज़ ध्यान रखना कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब बात आती है मेन डायरेक्शन की। भाई डायरेक्शन की बात को तो मैं कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है। डायरेक्शन तो बिल्कुल मेन टॉपिक डायरेक्शन पे घूमेगा। जो इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है टेंजेंशियल। क्या होती है इसकी डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। अब लगभग अगर मैं इस डायग्राम में तुम्हें दिखाऊं तो ये जो तुम्हारी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना यहाँ पर, इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, वो टेंजेंशियल होगी। कैसी होगी, टेंजेंशियल। यहाँ पे थोड़ा सा टेंजेंट गलत बन गया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, टेंजेंट होगी। लगभग ये मान के चलो कि अगर यहाँ पर है कोई पार्टिकल, यहाँ पर सपोज करो कोई पार्टिकल है, या फिर यहाँ पर बॉडी है, तो इसकी इस समय डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे टेंजेंशियल होगी। इधर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे टेंजेंशियल होगी। इधर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे टेंजेंशियल होगी। तो तुम देख रहे हो कि हर पॉइंट पे उस पार्टिकल की लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियली होने के कारण क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। मतलब इस पहले वाले पॉइंट पे अलग है, दूसरे पॉइंट पे अलग है, तीसरे पॉइंट पर अलग है, चौथे पॉइंट पर अलग है। हर पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती जा रही है, अलग अलग होती जा रही है, डिफरेंट होती जा रही है। तो पहली बात तो हमने समझी कि तो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है, और अगली बात, वो डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है, कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग होती रहती है। सोचो, एक वेक्टर है, एक वेक्टर के पास होता है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं कि कोई भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होना हो, पर डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है ना यहाँ पर। अभी देखो, मैग्नीट्यूड की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ कि वो तेज भाग रहा है, धीमे भाग रहा है, कैसे चल रहा है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि उसकी डायरेक्शन तो कॉन्टीन्यूसली क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। क्यों चेंज होती जा रही है, बिकॉज हमने देखा कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे चेंज होता जा रहा है, टेंजेंशियली चेंज होता जा रहा है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही टेंजेंट होती है। और सर्कल पे हर पॉइंट पर टेंजेंट अलग डायरेक्शन में बनता है, जिसके कारण उसकी डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज होती जा रही है। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि मेरा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है,
ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है। और केवल मैंने इसको वेरिएबल क्वांटिटी किस बेस पर बोला, इस वाले बेस पर, किसकी डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग होती जा रही है टेंजेंशियली। तो अपने को कुल मिला के एक बात समझनी है कि सोचो एक ही सर्कल है, सर्कल में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो सीधा 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 चल रहा है, उसको तो ऐसा ही लगेगा शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए, ठीक है। और अगर अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आ पा रही है तो एक काम करना, किसी ग्राउंड में जाना, सर्कुलर ग्राउंड में, और उसके चक्कर लगाना। जब तुम चक्कर लगाओगे तो तुम जब शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल पे देखोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं महसूस होगा कि हम गोल घूमे, तुम्हें महसूस होगा कि हम तो सीधा 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 चल रहे थे। तो इसका मतलब अब मुझे ये पता है, जो मेरी सर्कल की नॉलेज है, कि हर एक पॉइंट पे सर्कल पर अलग टेंजेंट ड्रॉन होता है, बिकॉज सर्कल पर एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉन हो सकता है, तो हर एक जगह डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो इसलिए मैंने बोला कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियली है और वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। और अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये एक वेरिएबल क्वांटिटी भी यहाँ पर बन गई। अब मैं इस बात पर इतना क्यों गौर दे रहा हूँ तुम्हें आगे समझ में आएगा, बिकॉज क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही जैसा चीज़ आएगी एंगुलर वेलोसिटी, और उस जैसी एक चीज़ आएगी एंगुलर एक्सेलरेशन। और वहीं से तुम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक हल्का सा एक अलग पॉइंट पढ़ोगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड टाइप का मोशन होता है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कंसेप्चुअल, मोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो। तो लगभग हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले तो हमने क्वांटिटी कवर करी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब हम चलते हैं हमारी सेकंड नंबर की क्वांटिटी पे, जिसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसके लिए चैप्टर को पढ़ ही रहे, ठीक है। एंगल के लिए तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सर्कुलर मोशन में क्या है कि हम कोई चीज़ एंगल में कवर करें, बट देखो यहाँ पर अब दोनों में डिफरेंस क्या है। जब मैं सर्कुलर पाथ पे ही चल रहा था, सोचो हम सर्कुलर पाथ पे ही चलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा हम सीधे चल रहे हैं, बट अगर हम किसी बॉडी को उसके सर्कल वाले पाथ के सेंटर पे खड़े होकर देखेंगे तो हमें क्या महसूस होगा कि वो बॉडी तो ऐसे करके घूम गई, ऐसे करके घूम गई। तो उसको तो ये महसूस होगा कि भाई बॉडी तो यूँ थी और वो तो यूँ से यूँ हो गई, मतलब उसकी जो गर्दन है वो यहाँ थी पहले, अब उसकी गर्दन यहाँ मुड़ गई, तो उसको तो एक एंगल कवर हुआ। अब इस एंगल को ही क्या बोला जाता है, नॉर्मली इस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसके जो हम डिनोट करते हैं इसको थीटा सिंबल से डिनोट करते हैं। अब ये थीटा है क्या, ये तो देखेंगे, ये तो एक एंगल है, और इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है, ठीक है। तो अब रेडियन क्यों नहीं, क्योंकि देखो डिग्री जो है वो एक अलग सिस्टम है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आज तक जैसे हम लोग डिग्री में नापते हैं चीज़ों को कि 180 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, दिस आर नॉट नंबर्स, ठीक है। डिग्री एक अलग चीज़ है, बट अगर मुझे यहाँ पर एंगल्स को मेन तौर पे एंगल को हम एक फंक्शन लेते हैं या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसको ऐसा फंक्शन लेते हैं तो हमें यहाँ पे नंबर्स के अंदर रखना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर जो बनता है वो रेडियन से ही बन पाता है। तो भाई रेडियन को अगर नहीं कन्वर्ट करना आता तो 2 मिनट में सीखते हैं एक बार रेडियन को कैसे कन्वर्ट करा जाता है। तो देखो अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो रेडियन का सिंबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये 1 डिग्री है और ये 1 रेडियन है, तो कुछ नहीं करना तुम्हें, डिग्री वाली क्वांटिटी को x डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पास आंसर जो है तुम्हारा वो किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं 30 डिग्री को करूँ तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 30 इंटू में π/180, तो लगभग इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 5/6। और अगर मैं 90 डिग्री का करूँ तो ये हो जाएगा 90 इंटू में, ये हो जाएगा मेरा 90 इंटू में π/180, और लगभग मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो मेरे पास आंसर π/2 आ जाएगा, बिकॉज 90 180 से 2 पर जाएगा। तो लगभग अपने को एक कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। नाउ तो इसकी तो यूनिट होगी रेडियन, पर रेडियन को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं RAD, ठीक है। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, एक ऐसी टाइप की क्वांटिटी, तो मैंने पहले ही ये डिस्कस कर दिया था कि तीनों ही वेक्टर हैं, तो ये तो विदाउट एनी डाउट हम लिख देते हैं कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो भाई अब चलते हैं एक और पॉइंट पे कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट पहली कर देता हूं मैं डायरेक्शन को। देखो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक्सियली होती है। क्या होती है, एक्सियली। अब बात आती है एक्सियली का मतलब क्या हुआ, तो मैं एक बार एक्सियली का मतलब तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि मान के चलो ये एक सर्कुलर कॉइन है जो इसके हाथ में है, तो मैंने सर्कुलर कॉइन को कैसे पकड़ा हुआ है, ऐसे करके पकड़ा हुआ है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे करके पकड़ा हुआ है। अब ऐसे करके पकड़ा हुआ है तो ये जो मेरी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ जा रही है, ये देखो, ये ऐसे करके हाथ घुमाया, हाथ घुमाने के बाद ये जो मेरा अंगूठा है कहाँ पे जाएगा, ये ऐसे करके या तो ऊपर जाएगा या ऐसे करके या तो ये नीचे जाएगा।
तो ये जो डायरेक्शन बन पा रही है इसको हम बोलते हैं एक्सियल डायरेक्शन। क्या होती है ये होती है एक्सियल डायरेक्शन एक तौर पे, ठीक है। कि जैसे कि मान के चलो एक रिंग है मेरे पास, एक रिंग में ये जो पार्ट जा रहा है ये इसके क्या है, ये एक्सियल पार्ट होता है, ठीक है। तो इस एक्सियल पार्ट को अपने को एक्सियल डायरेक्शन बोलते हैं। तो अब देखो चीज़ को अगर मैं तुम्हें ध्यान से समझाऊँ तो यहाँ पे तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अपने पास। अगर मान लो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, मान के चलो कि यहाँ तो मेरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ मेरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी इन दोनों के अंदर, देखो ध्यान से, कि अगर मेरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर मेरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर इन दोनों डायरेक्शन में हमें डायरेक्शन निकालनी कैसी है एक्सियली, हमें यहाँ पर यूज़ करना है राइट हैंड थंब रूल का। किसका, राइट हैंड थंब रूल का। तो तुम लोग देख सकते हो, अभी मैंने राइट हैंड थंब रूल की एक फ़ोटो भी दिखाई थी तुम लोगों को, कि राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ होता है, कि इफ़ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड आर कर्ल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल। तुम्हें अपनी उंगलियों को, जो कर्ल्स ऑफ द फिंगर है, उनको कहाँ पे मोड़ देना है, डायरेक्शन ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में घूम रहा है, और जो तुम्हारा थंब होगा वो किसको दिखाएगा, वो तुम्हारे एंगुलर डायरेक्शन दिखाएगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पर अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूँ तो मैं अपने हाथ को ऐसे घुमाऊंगा तो कहाँ पर गया मेरा हाथ, अंदर की तरफ गया। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन हो गई वो कैसी हो गई, वो हो गई इनवर्ड्स। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मेरी डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ पर मेरी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स। और इनवर्ड्स के लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं क्रॉस वाला, आउटवर्ड के लिए सिंबल यूज़ करते हैं ये डॉट वाला। तो लगभग मेरी यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो अंदर है और यहाँ पर जो मेरी डायरेक्शन है वो बाहर है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब मान के चलो पार्टिकल इस जगह पे है, या पार्टिकल इस जगह पे है, या पार्टिकल इस जगह पे है, या पार्टिकल इस जगह पे है, चारों में से किसी भी जगह पर है, पर पार्टिकल चल तो मान लो ऐसे चल रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में तो चल रहा है। तो जब मैं अपनी उंगलियों को घुमाऊंगा तो क्या मेरी उंगली यहाँ पे अलग घूमेगी पहले पॉइंट पे, या दूसरे पे अलग घूमेगी, तीसरे पे अलग घूमेगी, चौथे पे अलग घूमेगी? भाई मेरी उंगली तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमती रहेगी, तो मेरा अंगूठा अंदर की तरफ ही जाएगा। मतलब कि जब अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज नहीं होती। इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज नहीं होती है। जैसे कि किसकी डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, इसकी डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज ही नहीं होती, कॉन्टीन्यूसली डज नॉट चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक वेरिएबल क्वांटिटी नहीं कह सकते। अब मैंने बोला नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कह रहा कि है ही नहीं, अभी नहीं कह सकते। डायरेक्शन के बेस पे हम इसको एक वेरिएबल क्वांटिटी तो नहीं बोल सकते। मैग्नीट्यूड के बारे में अभी कुछ बताया नहीं हमें, हम तो एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अभी कोई क्वेश्चन तो पढ़ नहीं रहे। तो लगभग मैं इसके बारे में ये तो लिखूंगा कि डायरेक्शन के बेसिस पे ये एक वेरिएबल क्वांटिटी तो नहीं है। जैसे वो तो डायरेक्शन के बेसिस पे हो गई थी फिक्स है कि वेरिएबल क्वांटिटी है। तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली। चलो अब चलते हैं हम अपनी तीसरी चीज़ पर। अभी तीसरी क्वांटिटी ढंग से पढ़ना, ये होती है रेडियल वेक्टर। ये अलग ही है। अभी होता कैसे, देखो ध्यान से। एक वेक्टर जो कि सेंटर से निकला, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक वेक्टर जो कि सेंटर से निकला और अपनी बाउंड्री तक गया, अपने सरकमफरेंस तक गया, उस वेक्टर को बोला जाएगा रेडियस वेक्टर या रेडियल वेक्टर। इसको रेडियस वेक्टर या रेडियल वेक्टर के नाम से जाना जाता है। आर वेक्टर है, नाम में ही है, पता है कि वेक्टर है। रेडियस है तो मतलब मीटर में नापा जाता है, ठीक है। और बात ये आती है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन भी डिस्कस कर देते हैं। इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम द सेंटर, या फिर फ्रॉम द सेंटर नहीं लिखते, इसको लिखो अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग दी रेडियस। मतलब इसकी डायरेक्शन अपनी कुछ इस प्रकार से है। तो ये बात ध्यान रखना, ये सेंटर से निकलेगा और रेडियस के साथ उसके सरकमफरेंस तक, सर्कुलर पाथ के सरकमफरेंस तक जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये सेंटर से बाहर जाता है, अवे जाता है। तो एक बार बताओ कि अगर पार्टिकल मेरा यहाँ होगा, ये तो तब भी अवे ही जाएगा, यहाँ होगा तब भी अवे ही जाएगा, यहाँ होगा
तब भी अवे ही जाएगा। तो इसका मतलब ये भी डायरेक्शन के बेसिस पे चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने एक और बात समझी। तो देखो भाई, इन तीनों में से केवल एक ही ऐसी क्वांटिटी बची मेरे पास। अगर मैं एक छोटी सी चीज़ समराइज़ करवाऊँ, चलो इन तीनों के बारे में एक समराइज़ बनाते हैं कि पहली क्वांटिटी क्या पड़ी, दूसरी क्या पड़ी। चलो देखो, पहली दूसरी तीसरी के बारे में बात करेंगे। पहली हमने पढ़ी एस, दूसरी पढ़ी थीटा, तीसरी पढ़ी आर। मुझे एक बात बताओ कि इनकी यहाँ पर मैं बनाया था एसआई यूनिट, यहाँ पे बनाया था इनकी डायरेक्शन, और यहाँ पे बनाया था कि वेरिएबल है या नहीं है। चलो देखें, अब एस, इसकी एसआई यूनिट मीटर। डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी कैसी है, इसकी डायरेक्शन है टेंजेंशियली, टेंजेंशियल। वेरिएबल है थीटा, एसआई यूनिट रेडियन। डायरेक्शन एक्सियली, वेरिएबल है कुछ नहीं कह सकते। एसआई यूनिट मीटर, डायरेक्शन रेडियली, रेडियस क्या लोगे ना, वेरिएबल है बिल्कुल भी नहीं। क्यों, रेडियस की तो ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी तो देखो कि डायरेक्शन भी चेंज, इसकी तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। और रेडियस तो तुम्हारा भाई, एक सर्कल में कोई चीज़ घूम रही है तो उसका रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। और इसका तो मैग्नीट्यूड भी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कुल मिला के पूरा का पूरा आर ही क्या है, पूरा का पूरा आर ही कांस्टेंट है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये मैंने एक समराइज़ करवा दिया तीन चीज़ों के बारे में कि भाई आर क्या है, ठीक है, एस क्या है, थीटा क्या है और आर क्या है। एक का नाम लीनियर, एक का नाम टेंजेंशियल, एक का नाम मतलब एक का नाम लीनियर, एक का नाम एंगुलर, एक का नाम रेडियल वेक्टर। ठीक है, अगर अब तुम लोग एक बहुत तगड़ी बुद्धि लगाओगे यहाँ पे थोड़ी सी, मतलब ऐसी कि सब फेल इसके आगे, तो तुम्हें ये पता लगेगा कि भाई अगर मेरे पास 3D ज्योमेट्री के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, मेरे पास 3D ज्योमेट्री के अंदर क्या होते हैं, तीन एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है जेड। ठीक, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने ये एक टेंजेंट शो कर रहा है। देखो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, ये टेंजेंट शो कर, एक सर्कल है ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ये रेडियस शो कर रहे हैं, और ये जो है ये एक्सिस शो कर रहा है। ऐसे सोचो कि ये मेरा एक क्या था, सर्कल था, ये मेरा एक सर्कल कुछ इस प्रकार से था, तो ये तो उसके रेडियस के अलोंग चला गया, ये उसके अंदर बाहर चला गया, और ये ऐसे टेंजेंट बन के निकल गया। तो लगभग थोड़ा सा इमेजिनेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी और अपने को एक बात तो समझ में आ जाएगी कि ये तीनों ही क्वांटिटी आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। बस ये बात को अपने को क्या करना है, बिल्कुल ध्यान देना है कि तीनों ही क्वांटिटी क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लो, जान लो, ठीक है, कि तीनों ही क्वांटिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब इस कंसेप्ट से क्या उठाएंगे, तो इस कंसेप्ट से नया कंसेप्ट उठाएंगे। ध्यान से टॉपिक को पढ़ो, रिलेशन बिटवीन एस एंड थीटा, एस और थीटा के बीच का रिलेशन हम देखने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला रिलेशन आता है जो होता है मेरा स्केलर रिलेशन। स्केलर रिलेशन क्या होता है, मतलब इनका स्केलर क्वांटिटी में कि एस बराबर होता है थीटा आर के, ध्यान रखना। दूसरा मेरे पास रिलेशन आता है जो कि आता है वेक्टर रिलेशन, जो कहता है एस बराबर होगा थीटा क्रॉस आर के, ये ध्यान रखना। और अगर मैंने यहाँ पे थीटा क्रॉस आर लिखा है तो यहाँ पर अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता, नॉट कॉम्यूटेटिव। आगे मेरी बात समझ में। तो अगर मैंने एस बराबर थीटा क्रॉस आर लिखा है तो थीटा क्रॉस आर ही रहेगा, वो आर क्रॉस थीटा नहीं हो सकता, थीटा डॉट आर नहीं हो सकता, आर डॉट थीटा नहीं हो सकता, तो थीटा क्रॉस आर ही रहेगा। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन के अंदर घूमने वाली
ऑब्जेक्ट के पास क्या डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा भाई। तो पहला पढ़ा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर का मतलब जो कि सर्कुलर पाथ के साथ साथ चल रही है, डायरेक्शन उसकी टेंजेंशियल है, हर बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि भाई अपनी कर्व्स ऑफ द फिंगर को मोड़ो तो उसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस में जाएगी, तो उसकी डायरेक्शन एक्सियल है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो मैं उसको नहीं कह सकता भाई ये चेंज है कि नहीं है, ठीक है। बट मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट परफेक्टली मैं कह सकता हूँ कि ये क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, वेरिएबल क्वांटिटी है। रेडियस वेक्टर क्या हो गया, जो रेडियस के अलोंग है और अवे फ्रॉम द सेंटर है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो हमें यहाँ पर बात समझ में आ गई कि अवे फ्रॉम द सेंटर वाली बात, ठीक है। तीनों ही क्वांटिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, इसलिए मैंने इनको क्रॉस प्रोडक्ट में डाल दिया। तो मैंने बोला कि भाई पहली क्वांटिटी, पहला रिलेशन इनके बीच में आता है स्केलर, दूसरा रिलेशन आता है इनके बीच में वेक्टर। तो यहाँ पर अब हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है वेलोसिटीज़ वाला, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वाला हम लोगों ने कर दिया कवर। अब हम क्या शुरू करेंगे, अपना वेलोसिटीज़ वाला पार्ट, ठीक है। चलो अब ये मेरे पास क्या है, मेरा सर्कल, ठीक है। ये वही सेंटर। अब सोचो जब एक बॉडी गोल घूम रही है ऐसे या ऐसे, जैसे भी तुम्हें मानना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर उसके पास डिस्प्लेसमेंट है तो उसके पास वेलोसिटी तो होगी, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन ही क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इसका मतलब कि कुछ नहीं करना, बस अपने को यहाँ पर भी दो टाइप की वेलोसिटीज़ पढ़नी है। एक होती है जिसका नाम है लीनियर वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं v। इसका फॉर्मूला होता है ds/dt, या फिर इसका फॉर्मूला होता है ΔS/ΔT। ये फॉर्मूला तो हो गया इंस्टेंट के लिए और ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा एवरेज के लिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, ये फॉर्मूला एवरेज के लिए हो गया, ये हो गया इंस्टेंट के लिए, ठीक है। बात आई, सब कुछ सेम भाई, पूरा का पूरा ये समझ लो कि हायरार्की में डिस्प्लेसमेंट ऊपर था, उसके बाद कौन आ गया, वेलोसिटी आ गया इसके नीचे। तो जो जो चीज़ें डिस्प्लेसमेंट के पास थी वो चीज़ें लीनियर वेलोसिटी ले जा लेगा। मतलब कि इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, वो टेंजेंशियल होगी, टेंजेंशियल ही होगी। मतलब ये भी क्या होगा, ये भी कॉन्टीन्यूअस चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी कैसी क्वांटिटी होगा, एक वेरिएबल क्वांटिटी होगा। चलो अच्छा, तो ये वाली बात तो हमने समझ ली। अच्छा एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, तो भाई इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब एनी बॉडी, ध्यान से समझना, एनी बॉडी विच revolves in a circular path, having variable velocity, important point कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। चलो समझ में आ गया। अब इसी की जैसी अपने पास दूसरी कौन सी हो जाएगी, इसी की जैसी अपने पास दूसरी हो जाएगी यहाँ पर, जिसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। बड़ा टॉपिक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ये कॉपी करेगा और क्या हो जाएगा, dθ/dt, या फिर ओमेगा हो जाएगा Δθ/ΔT, सिंपल। इसके बाद बात आएगी कि इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वो होगी एक्सियली, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी बाय चांस, या तो कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी या क्लॉकवाइज। अगर कोई बॉडी ऐसे घूम रही है मतलब क्लॉकवाइज घूम रही है, या कोई बॉडी ऐसे घूम रही है, अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो यहाँ उसकी जो डायरेक्शन होगी
वो होगी इनवर्ड्स, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड। क्या लगाना है यहाँ पर, यहाँ पे अपने को जो रूल लगाना है उसका नाम क्या है, राइट हैंड थंब रूल। तो देखो एक टॉपिक पे हमने बड़े गौर से देखा एक टॉपिक को, और दूसरा टॉपिक अपने को तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक हायरार्की है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, उसके नीचे वेलोसिटी, उसके नीचे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना अगर तुमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ लिया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, वीडियो को पॉज करके दोबारा से डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक पे जाना, डिस्प्लेसमेंट को चाहे आराम से देखो, बार बार देखो, पर डिस्प्लेसमेंट को पहले समझो, देन ही वेलोसिटी समझना, देन ही एक्सेलरेशन समझना। एक हायरार्की बनी हुई है, मतलब कि पहले डिस्प्लेसमेंट आया, फिर वेलोसिटी आई, देन एक्सेलरेशन आई। अच्छा, अब इस ओमेगा को ना थोड़ा सा और देखते हैं, पर उससे पहले हम वो इनकी जो एनालॉजी क्रिएट हो रही है उसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हमने रेडियस वेक्टर पढ़ा, रेडियस वेक्टर तो इसमें भी सेम रहेगा। अब वेलोसिटी में रेडियस वेक्टर अलग थोड़ी हो जाएगा, तो रेडियस वेक्टर तो हमने एक बार पढ़ चुके हैं। रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द रेडियस, बस इतना अपने को पढ़ना था। मीटर इसकी क्वांटिटी होती, मतलब मीटर उसकी ऐसे यूनिट होती है, ये अपने को देखना था। अब उसके बाद हमने क्या टॉपिक पढ़ा था, रिलेशन, डायरेक्शन पढ़ ली, ऐसा यूनिट पढ़ ली, है क्या क्वांटिटी ये जान ली, डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। चलो अब डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन, सॉरी रिलेशन, अब अपने को देखना है, अपन को देखना है रिलेशन क्या होते हैं इनके बीच में। तो सबसे पहला तो वही आएगा, कौन सा, स्केलर। स्केलर बोलता है कि जो तुम्हारा v है वो तुम्हारा ओमेगा r है, बहुत बढ़िया। दूसरा आता है तुम्हारा वेक्टर, वो बोलते हैं तुम्हारा जो v वेक्टर है वो ओमेगा क्रॉस r है, वो ओमेगा क्रॉस r है। तो अगर मैं ओमेगा क्रॉस r लिख रहा हूँ तो मैं r क्रॉस ओमेगा नहीं कर सकता, मैं ओमेगा डॉट r नहीं कर सकता, मैं r डॉट ओमेगा नहीं कर सकता। सो वी कैन नॉट राइट v वेक्टर एज ओमेगा डॉट r, ओमेगा r डॉट ओमेगा, या फिर r क्रॉस ओमेगा। वी कैन ओनली राइट v एज अ ओमेगा क्रॉस r। यहाँ पर कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है। अब बात आती है कि अब एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है एंगुलर वेलोसिटी में, चलो उसको ध्यान से देखते हैं। अब थोड़ा सा अपने को इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, और वो भी ऐसी इमेजिनेशन तभी जाके टॉपिक को अपने को समझ में आ पाएगा। देखो क्या इमेजिनेशन है, देखो ध्यान से समझो। सोचो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, विजुलाइज करना कि हम लोग सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। अब सर्कुलर पाथ पे घूमते घूमते हमने एक चक्कर काटा, दूसरा चक्कर काटा, तीसरा चक्कर काटा, चौथा चक्कर काटा, पांचवा चक्कर काटा। अब ये जो हम बार बार चक्कर काटे जा रहे हैं सर्कुलर पाथ के, मतलब हम क्या करते जा रहे हैं, हम रेवोल्यूशन करते जा रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है फिजिक्स के लैंग्वेज में, जो चक्कर काटने को हम रेवोल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं। मुझे एक बात सिंपल सी बताना कि एक रेवोल्यूशन के अंदर एक बॉडी ने कितना एंगल कवर करा, क्या एक बॉडी ने 360 डिग्री कवर करा। अब 360 डिग्री को तो मैं बोलता हूँ 2 पाई, क्योंकि मेरे को तो रेडियन में लेना है। तो अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि n रेवोल्यूशन है, तो इसका मतलब तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई n हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मेरा एक फॉर्मूला मिल गया कि मेरा जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई n के बराबर होगा, पर कब, फॉर n रेवोल्यूशन। अब इसको मैं एक तरीके से समझाता हूँ। मान के चलो, सपोज करो कि एक इंसान है, ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है, उसकी जो एज है वो 50 साल है। कितनी साल है, 50 साल है। अब अपनी एज का मतलब क्या होता है, मतलब 1 साल के हम कब होते हैं भाई, जब 365 दिन पूरे हो जाए हमारे जन्म की तारीख से, और अगला जन्म, मतलब अगला जन्म कह रहा हूँ मैं, अपनी जन्म की तारीख से। मान लो कोई 1 जनवरी को पैदा हुआ, तो 1 जनवरी अगर कोई 2000 को पैदा हुआ, तो 1 जनवरी 2001 को 1 साल का हो जाएगा, मतलब 365 दिन पूरे हो गए। और हम तो ये भी मानते हैं कि 365 दिन का मतलब क्या है कि जो हमारी अर्थ है वो सन का एक पूरा चक्कर काट लेती है। इसका मतलब कि ये आया कि अगर हमारी जितनी भी एज है तो हम उतने सन के चक्कर काट चुके हैं। मतलब कोई 50 साल का आदमी तो 50 चक्कर काट चुका है, 50 रेवोल्यूशन करे उसने सन के। तो उसका जो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि उस आदमी ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा है सन के अराउंड, तो तुम क्या बोलोगे कि सर उसने तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा है 2 पाई 50, मतलब 100 पाई। मतलब इसने कितना रेवोल्यूशन करा है, 100 पाई का रेवोल्यूशन करा है। तो ये ध्यान रखना। तो रेवोल्यूशन का मतलब चक्कर काटना, और जितने चक्कर काटेंगे उसके हिसाब से अपनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। अच्छा अब देखो,
ये तो हमने पहली बात करी रेवोल्यूशन के ऊपर। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात कि एक सर्कुलर पाथ पे घूमना एक पीरियोडिक चीज़ तो हो ही गई है। मतलब कोई घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, वो एक जगह से चल रहा है वापस उसी जगह पे आ रहा है, चल रहा है वापस उसी जगह पे आ रहा है। अगर वो एक पीरियोडिक चीज़ हो रही है तो मतलब फ्रीक्वेंसी भी है। तो अगर किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी वहाँ पर एफ है, एफ क्या है, किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो उसका टाइम पीरियड भी होगा। और क्या मुझे पता है मेरा टाइम पीरियड जो होता है वो 1/f होता है, या मेरा जो f होता है 1/टाइम टाइम पीरियड होता है। तो इन दोनों से एक रिलेशन बन के आता है मेरा ओमेगा का। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काम आता है अपने आप बहुत। एक होता है 2πf और एक ओमेगा होता है 2π/t SHM में, ठीक है। और अपना AC करंट हो गया, वेव ऑप्टिक हो गया, AC करंट हो गया, EM वेव हो गया, मतलब जितने वेव वाले चैप्टर हैं और ऑसिलेशन वाला चैप्टर है वहाँ तो काम आने ही आना है और यहाँ भी काम आना है। तो ध्यान से समझ लो कि ओमेगा का मतलब क्या हो गया 2πf, या फिर ओमेगा का मतलब हो गया 2π/t। तो यहाँ से अपने को एक और बात समझनी है इम्पोर्टेंट, कि ओमेगा की कुछ अदर यूनिट्स भी होती हैं। जैसे गाड़ियों के स्पीडोमीटर के बगल में एक RPM करके एक मीटर लगा होता है, जहाँ पे RPM लिखा होता है। तो अदर यूनिट में एक तो आती है इसकी यूनिट RPS और एक इसकी यूनिट आती है RPM। अब RPS का मतलब क्या होता है, राउंड या रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और RPM का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, की वो एक मिनट में कितने चक्कर लगा गया भाई। तो अगर अपने को बाय चांस कोई भी चीज़ RPS के अंदर गिवन हो और तुम्हें उसको कन्वर्ट करके रेडियन पर सेकंड में जाना है, तो क्या करना, तुम उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना 2π से। और अगर तुम्हें कोई चीज़ RPM में गिवन हो और तुम्हें रेडियन पर सेकंड में जाना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 2π/66, क्योंकि पर मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसके मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो किसी बॉडी की जो स्पीड है, किसी बॉडी की स्पीड 50 RPM है, तो इसका मतलब 50 को कर देना 2π, राउंड का मतलब होता है एक राउंड का मतलब 2π, पर मिनट का मतलब 60। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 से 0 के ये गया 3 पे, आंसर मेरे पास आ जाएगा 5π/3 रेडियन पर सेकेंड। बट अगर वहीं पर किसी बॉडी की स्पीड 20 RPS है, मतलब वो एक सेकंड में 20 राउंड लगा रहा है, तो उसकी जो ओमेगा होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा 20 इंटू में 2π। सिंपल आंसर कितना आ जाएगा 40π रेडियन पर सेकेंड। तो लगभग ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या समझा कि ओमेगा क्या है, अलग अलग चीज़ें ओमेगा की पढ़ी, वेलोसिटी की अलग अलग चीज़ें पढ़ी, ठीक है। और यहाँ पर हमने अपने 2 टॉपिक्स को तो कवर करा, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह की तरफ चलते हैं, क्या होता है एक्सेलरेशन वगैरह हम देखते हैं। तो चलो नाउ अब अपने को बात करनी है एक्सेलरेशंस की। देखो सर्कुलर मोशन में 4 टाइप के एक्सेलरेशन अपने को पढ़ने होते हैं, ठीक है। 4 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग समझेंगे पहले 2 टाइप के एक्सेलरेशन, देन डायनामिक्स में हम समझेंगे अगले 2 टाइप के एक्सेलरेशन। तो देखो भाई हायरार्की चल रही है, डिस्प्लेसमेंट था तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह आया लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की जगह कौन सा आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन। बट लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं अपने को तो चाहिए इज्जत। अगर उन दोनों का नाम लीनियर रख दिया तो मेरा नाम लीनियर मत रखो, मेरा नाम रखो क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वाह, मतलब अपने नाम में ही अपनी डायरेक्शन बता दी उसने कि भाई मेरी जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट है, मेरी डायरेक्शन टेंजेंट है। इसका मतलब कि मैं कॉन्टीन्यूसली चेंज होऊंगा और मेरे को एक वेरिएबल क्वांटिटी बोल देना, तो ये तो हर टाइप के सर्कुलर मोशन के साथ होगा। मतलब हर टाइप का सर्कुलर मोशन क्या होगा
टेंजेंट है भाई, टेंजेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी था, लीनियर वेलोसिटी भी था, और लीनियर एक्सेलरेशन नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या है, टेंजेंट है, तो कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग है अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन। तो इसका मतलब यह है कि वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। क्या बात गलत है कि सही है? बात बिल्कुल सही है कि हर एक टाइप का सर्कुलर मोशन क्या होता है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, चाहे वो रिटार्डिंग हो, चाहे वो एक्सेलरेटिंग हो, हर एक टाइप का सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो मैं यहाँ पर इस बात को स्वर्ण अक्षरों में लिख देता हूँ कि ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब अगर तुम लोग किसी सर्कुलर पाथ का चक्कर काटने लग जाओ तो तुम भी एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हो, ठीक है। चाहे अर्थ सन का चक्कर लगा रही वो भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है, चाहे मून अर्थ का चक्कर लगा रहा वो भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो जो भी चीज़ गोल घूम रही है इस दुनिया के अंदर वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में है ही है। ये अपने को यहाँ से समझ में आ गया। अभी आगे और समझेंगे इस चीज़ को। इसकी दूसरी क्वांटिटी पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसको दिखाते किस शो की चीज़ से करते हैं, एक बार ये तो देख लें। तो इसको हम लिखते हैं 80। क्या लिखते हैं? 80। नाम, अपने नाम में सब कुछ बता रहा है कि एक्सेलरेशन हूँ, टेंजेंशियल हूँ, और अपने सिंबल में भी ए के नीचे टी लगा देना मेरे लिए, टेंजेंशियल वर्ड के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है 2 पॉइंटों को अपने को ध्यान से समझना है। देखो, कई बार ऐसा होगा कि कोई चीज़ सर्कुलर में घूमते 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 क्या होगी, उसकी वेलोसिटी हो सकता है बढ़ जाए, और कई बार सर्कल में घूमते 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 हो सकता है उसकी वेलोसिटी घट जाए। तो इन दोनों कंडीशन में ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना, ये बड़ा मूडी इंसान का, मतलब बड़ा मूडी टाइप का इंसान है, ठीक है। मतलब ये बोलता है कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, अब वेलोसिटी का मतलब मैं यहाँ पर कह दूंगा स्पीड से भी, अगर वो इनक्रीज हो रही है तब तो मैं उसके साथ हूँ। मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो मैं उसके साथ हूँ, मतलब कि तब जो 80 है एंड v है वो दोनों क्या हैं, वो दोनों पैरेलल हैं। v का मतलब एस भी लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी ले सकता हूँ मैं यहाँ पर ये कहता है कि अगर वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज हो रही है तब मैं तेरे एंटी पैरेलल हूँ, तब मैं तेरे क्या हूँ, एंटी पैरेलल हूँ। इसको जरा थोड़ा सा देख लेते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये मान लो 2 केसेस हैं अपने, ठीक है। पहला केस, अगर यहाँ पर देखो, पहला केस मैं मानो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी तो तुम्हारे एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन यही होगी, ठीक है। बट अगर दूसरे केस में वेलोसिटी घट रही है, तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी तो तुम्हारे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। तो मैं बोला ना कि बड़ा मूडी टाइप का इंसान है, मतलब कि अगर इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी तो उसके साथ हूँ, डिक्रीज हो रहा है तो मेरे साथ नहीं हूँ भाई, तब हाथ छोड़ दी उसकी, एंटी पैरेलल हूँ मैं तेरे। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर स्पीड के बढ़ने घटने से भी इसके डायरेक्शन टेंजेंशियल पे असर पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी तो बिल्कुल पक्के हैं, मतलब वो तो कहते हैं कि हमारा नाम भी सेम है, लीनियर, ठीक है, हमारा नाम भी सेम है, और अगर तू चाहे बढ़ चाहे घट मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूँगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक साथ ही चलते हैं, चाहे बढ़े चाहे घटे कुछ भी हो, ठीक है। बट ये थोड़ा सा क्या है, इसको नाम भी अलग चाहिए, इसको सिंबल भी अलग चाहिए, ठीक है, और इसको क्या है, इसको डायरेक्शन भी अपनी क्या चाहिए, अलग चाहिए, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो साथ जाऊंगा, घटेगा तो अपोजिट चला जाऊंगा, इस बात का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हमने एक कवर करा। अच्छा, दूसरा भी तो एक होता है, दूसरे महाशय का नाम क्या है? दूसरे का नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बड़ा सिंपल है, एंगुलर एक्सेलरेशन बड़ा सिंपल है, एक फॉर्मूला रह गया यार, वैसे चलो पढ़ाता हूँ मैं। अल्फ़ा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ओमेगा बाई डी टी। एक तो ये लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, एक तो ये लिख दिया, क्या मैं अल्फ़ा को
डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर नहीं लिख सकता। तुम देखो, तुम हायरार्की देखो, थीटा है, ओमेगा है, फिर अल्फ़ा है। तुम इसको अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ओमेगा आएगा, दो बार करोगे तो अल्फ़ा आएगा। कुल मिला के अगर कंसेप्ट देखो तो जैसे ही तो है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ लिखवा देता हूँ, अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की तो वो तो होता है डी वी बाई डी टी, बट अगर मैं बात करूँ इसको डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में तो वो डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर हो जाएगा, डबल लोड, मतलब डबल डेरिवेटिव कर देना उसका। अच्छा, एक और तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था अपने पास, अगर याद हो तो, वी डी वी बाई डी टी। अब ये कैसे बना ये मैं इसको यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ। वहाँ तो मैंने काइनेमेटिक्स में देख ही लोगे, यहाँ थोड़ा सा देख लो। देखो अल्फ़ा है, डी ओमेगा बाई डी टी लिखा है, दोनों तरफ डी थीटा बाई डी थीटा कर दो, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, डी वी बाई डी एस करना था। तो अब इन दोनों की डायरेक्शन को, अब इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, तो ये आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। और ये तो मुझे पता ही किसके बराबर होते हैं, तो ओमेगा है, तो मेरा अल्फ़ा कितना आ गया, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। एक इसको ज़रा रखना ध्यान। तो ये तो मैंने कर ली वैल्यू की बात। अब एंगुलर है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, वो होगी इसकी डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वो एक्सियल होगी। तो वही एक्सियल में अपने को क्या ध्यान रखना होता है, अगर कोई बॉडी ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज चल रही है तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ट्स हो जाती है ना, और अगर कोई बॉडी ऐसे चल रही है एंटी क्लॉकवाइज तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज में उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स हो जाती है। तो ध्यान रखना है दो चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, यहाँ पर हमने डायरेक्शन की बात कर ली, ये बात कर ली। अच्छा, अब आ गया आखिरी का एक इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो रिलेशन क्या है भाई, वही ए टी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा आर, पहला, इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, स्केलर। और दूसरा हो गया ए टी बराबर अल्फ़ा क्रॉस आर, ये हो गया अपना वेक्टर रिलेशन, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो में एक तो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन करवा दूंगा, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन तुमने पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में करवा दूंगा उसकी डेरिवेशन कैलकुलस मेथड से। और जो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन है वो हम डायनामिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, वो हम डायनामिक्स के साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक बार अब कैलकुलस मेथड और देख लेते हैं, ठीक है। तो अपने को थोड़ी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। तो चलो एक कैलकुलस मेथड थोड़ा सा और देखते हैं अपना क्या है, कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन देखते हैं। तो हमने यहाँ पर ये 3-4 चीज़ें तो कवर कर ली। चलो मैं लगभग इनकी एक समरी बनवा देता हूँ ताकि अपने को थोड़ा सा क्या होगा, चीज़ें रिकॉल करने में ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो समरी बनाते हैं। तो इनको अगर मैं समराइज़ करूँ, इनको अगर मैं एक तरीके से समराइज़ करूँ तो एक पोर्शन तो बनेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट का, एक पोर्शन मेरा बनेगा वेलोसिटी का, और एक मेरा बनेगा एक्सेलरेशन का बनेगा। बताओ क्या पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट में देखा एस होता है, वहाँ वी होता है, यहाँ ए टी होता है, यहाँ थीटा होता है, यहाँ ओमेगा होता है, यहाँ अल्फ़ा होता है। ऐसे ही पढ़ा। पहला एस बराबर थीटा पहला, वी बराबर ओमेगा पहला, ए टी बराबर अल्फ़ा दूसरा, एस बराबर थीटा क्रॉस आर, वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर, और ए टी बराबर
अल्फा क्रॉस आर। तीसरा एस टेंजेंट वी टेंजेंट और ए टी टेंजेंट, क्या लिखा है डायरेक्शन, थीटा एक्सियल ओमेगा एक्सियल अल्फा एक्सियल। चौथा पॉइंट फोर्थ पॉइंट देखो, एस वेरिएबल क्यों, डायरेक्शन की वजह से। अच्छा वी वेरिएबल और ए टी वेरिएबल। थीटा इनके बारे में अभी कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा तो एक तो ये पढ़ लिया। पांचवा, इसमें तो नहीं जाएगा पांचवा पॉइंट, पर इसमें जाएगा v बराबर डी एस बाई डी टी, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। पांचवा ए टी बराबर डी वी बाई डी टी, डी स्क्वायर डी एस बाई डी टी स्क्वायर, या फिर वी डी वी बाई डी एस। अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, डी स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और एक अपना प्लस रिलेशन आ जाएगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। और बताओ, ये सब चीज़ें तो पढ़ ली। और एक समराइज में अगर पॉइंट करवाऊँ तो छोटे छोटे पॉइंट। पहला पॉइंट कि जो रेडियस है, रेडियस वेक्टर है, वो क्या होता है, वो रेडियल होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। दूसरा पॉइंट, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी के, 2 पाई एफ के। इसकी दो यूनिट होती हैं आरपीएम और आरपीएस। तीसरा, थीटा को लिख देना 2 पाई एन, एन का मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अच्छा और क्या रह गया, ये सारी बातें डिस्कस कर ली हमने, ठीक है। अच्छा इन सब की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगा, तो हो गया डिस्कस। एक ए टी जो है वो पैरेलल होगा, वो पैरेलल होगा वी के अगर वी बढ़ेगा। ए टी जो है वो एंटी पैरेलल होगा वी के अगर वी घटेगा, ठीक है। एवरी सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है। तो लगभग ये हो गए अपने पॉइंट सारे क्लियर यहाँ पे। अब जो है अपना एक रह गया कि हम लोग यहाँ पर ये कवर करते हैं कि इसको जरा हम एक बार वेक्टर फॉर्म में, सॉरी वेक्टर फॉर्म कह रहा हूँ, इनकी जरा इक्वेशन पढ़ लेते हैं। तो इक्वेशन बड़ी सिंपल है, ध्यान से समझना। इक्वेशन में कोई इतना जोर नहीं लगेगा अपने को। तो मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या थी इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो क्या हो गया, पहला v की जगह आ जाएगा ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी, दूसरा थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, तीसरा आ जाएगा
ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा होगी तीन इक्वेशन ये थी। अगर तुम्हें जल्दी जल्दी इनके प्रूफ देखने हैं तो देखो पहला, अच्छा मैं ओमेगा को क्या लिखता हूँ डी थीटा बाई डी टी। इन तीनों केसेस में ध्यान रखना कि मेरी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल से फाइनल जा रही है। अच्छा तो मेरे पास ये हो जाएगा ओमेगा डॉट डी टी और यहाँ हो जाएगा डी थीटा, ऐसे ही कुछ हो जाएगा ओमेगा डॉट डी टी थी बाई थीटा, नहीं सॉरी पहली क्वेश्चन डिराइव करनी है तो मैं यूज़ करूँगा अल्फ़ा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा एक तो पहली बात ये ध्यान रखना, दूसरी बात ये ध्यान रखना कि केवल तब लागू होता है जब अपना अल्फ़ा कांस्टेंट हो, मतलब मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तो केवल तभी लागू होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अल्फ़ा डी टी लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डी ओमेगा, दोनों तरफ करता हूँ इंटीग्रेशन। तो मुझे एक बात बताओ जरा, इंटीग्रेशन के बाद एक सिंपल सी बात बताओ, 0 टाइम पर इनिशियल ये है और टी टाइम पर ये ओमेगा फाइनल है, तो अल्फ़ा बाहर आया, यहाँ क्या बचा टी माइनस 0, डी ओमेगा क्या लिख दूँगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। मुझे यहाँ से मिला अल्फ़ा टी बराबर ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, तो ओमेगा इनिशियल में सॉरी ओमेगा फाइनल मेरे पास क्या आ जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी कंप्लीट। दूसरी इक्वेशन, क्या मैं मेरे थीटा को सॉरी थीटा कह रहा हूँ क्या मैं अल्फ़ा को ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी थीटा तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी ये तो तीसरी इक्वेशन डिराइव हो जाएगी, हम एक बार दूसरी इक्वेशन, तो देखो ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी, तो ओमेगा डॉट डी टी बराबर हो जाएगा डी थीटा के, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ये होगा इनिशियल से फाइनल तक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ओमेगा को मुझे करना पड़ेगा चेंज, ऑब्वियसली बात है क्योंकि मैं कभी भी एक्स का इंटीग्रेशन केवल डी एक्स के साथ कर सकता हूँ, डी थीटा के साथ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल, ओमेगा की वैल्यू जो है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी डॉट डी टी इज इक्वल्स टू थीटा का हो जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन टोटल थीटा हो जाएगा। तो लगभग अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा ओमेगा टी, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो लगभग अपने पास ही हो जाएगा इसका आंसर। कुछ गलती हमने करी है यहाँ पर, मैंने ओमेगा की सीधी वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे लिमिट्स में गलती करी हमने, टाइम 0 से टी तक का होगा, 0 से टी तक का टाइम होगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, पुट करोगे आंसर थीटा बराबर ओमेगा आई टी प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। सिंपल है यार, मतलब ज़्यादा गौर नहीं करना, वैसे ही पेपर में ये तो पूछते नहीं है कि कैसे आई है, ये तो बस मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तुम लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे आई है। अब आखिरी क्वेश्चन और देख लो, आखिरी में क्या मैं अल्फ़ा को ये लिखता हूँ ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो अल्फ़ा डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा ओमेगा डॉट डी ओमेगा, ठीक है। दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, तो ये वाले इंटीग्रेशन तो तुम कहाँ तक करोगे, ये तो थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये तुम्हें इनिशियल से लेके कहाँ तक करना पड़ेगा फाइनल तक, ठीक है। तो अगर तुम लोग यहाँ पे करोगे तो इसका तो हो जाएगा अल्फ़ा थीटा, क्योंकि अल्फ़ा कांस्टेंट है तो बाहर आ रहा है बराबर, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2, तो इनिशियल से फाइनल तक का सफ़र। तो यहाँ पे करवाया तो अल्फ़ा थीटा मेरा किसके बराबर हो गया ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बाय 2, 2 को यहाँ से एलसीएम लेके ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा थीटा बराबर ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। तो मेरे पास तीसरी इक्वेशन भी मेरी आ गई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बराबर 2 अल्फ़ा थीटा कंप्लीट। तो लगभग यहाँ पर हमने बेसिक काइनेमेटिक्स कवर कर ली। क्या क्या कवर कर लिया काइनेमेटिक्स के अंदर, हमने
काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन के अंदर हमने पहले तो एस थीटा आर कवर करा, दूसरे में हमने वी और ओमेगा कवर करा, और तीसरे में हमने अल्फ़ा और ए टी कवर करा, ठीक है। और एक हमने इक्वेशंस देखी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि डेथ वेल क्या है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सर्कल क्या है, वर्टिकल सर्कल क्या है, और बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट या बैंडिंग ऑफ रोड्स क्या है, बैंकिंग क्यों ज़रूरी होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। तो लगभग हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस चीज़ को भी कवर अप करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको करिए रिवाइज, बार बार लिख के देखो, एक ही कंसेप्ट, बस एक ही थ्योरी है, मतलब एक ही मेरा मानना तो यही है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ें याद करनी है और याद नहीं हो रही है तो बार बार उसको लिख के देखो, तभी याद हो सकती है, ठीक है। फिज़िक्स है, मैथ्स है, ये तो बल्कि ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको केवल देखने से नहीं हो सकते हैं, इनको तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, एक बार पेन कॉपी चलानी पड़ेगी, एक बार लिखना पड़ेगा, लिख के देखो, समझो, अपने आप समझ में आएगा चैप्टर, ठीक है। और एक बिल्कुल मैंने मुश्किल टॉपिक जो होता है लोगों की नज़रों में कि भाई फिज़िक्स जहाँ से मुश्किल लगनी चालू हो जाती है, काइनेमेटिक्स 1D 2D तक तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल चलता है, NLM तक नॉर्मल चलता है, जहाँ सर्कुलर मोशन चालू होता है और थोड़ा बच्चों को मतलब थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं हम, और रोटेशनल तक आते आते तो बिल्कुल ही साफ़ हो जाते हैं आधे से ज़्यादा। तो क्यों दिक्कत आती है, वो आती है इस वाले टॉपिक में। अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा है तो तुम्हें दिक्कत आएगी। यहाँ से बेसिक क्लियर करो और फिर टॉर्क पढ़ो, एंगुलर मोमेंटम पढ़ो, देखो क्या मज़ा आता है पढ़ने में। फिर बिल्कुल आसान टॉपिक है वो दोनों, अगर तुम यहाँ पर इन 3 चीज़ों को, इन 3-4 पॉइंट्स को कवर करके अच्छे से चलते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप लर्निंग।